हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट का एनसीईआरटी डिस्कशन। और ये जो एनसीईआरटी डिस्कशन रहेगा बेटा, इसमें हम लोग एनसीईआरटी की सारी लाइन डिस्कस करेंगे। और मेरा एक सजेशन है, पहले एक बार एनसीईआरटी एक दो बार रीड कर लो, फिर इसको आप देखोगे तो आसानी से आपको समझ आएगा। दूसरा पॉइंट ये है बेटा आपको कि आज पहले मैं आपको आरक्यू बताऊंगा और थोड़ा सा जो लास्ट वाला पार्ट था लैक्टिक एसिड और इथेनॉल वाले को, उसको रिवाइज करूंगा और एक पिक्चर दे देता हूं आपको चैप्टर की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज डिस्कस करेंगे वो आरक्यू है। आरक्यू के जो क्वेश्चंस आते हैं, वैल्यूज आती हैं डायरेक्टली। आरक्यू आप कहां पढ़ते हो? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में, और यहां पढ़ते हो। आरक्यू का मतलब होता है कि जैसे मान लो ग्लूकोज है, वो एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तो उसको रेस्पायर करने में कितना CO2 इवॉल्व हुआ और उसमें कितनी ऑक्सीजन लगी। तो आरक्यू का मतलब होता है रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट का मतलब ये एक मेजर्ड वैल्यू होती है, कैलकुलेटेड वैल्यू, जैसे आप समझ लो एक वैल्यू होती है किसकी, कि किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करते वक्त कितनी CO2 इवॉल्व हुई और कितनी उसमें ऑक्सीजन लगी। इसे हम रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कहते हैं। अब ये आपके पास आरक्यू मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, आरक्यू दिखा रहा हूं। अब जरा नेक्स्ट देखो बेटा, हमारे पास इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आरक्यू जो होता है बेटा, आरक्यू जो होता है वो किस चीज में हेल्प करता है, ये है क्या एग्जैक्टली। हमने एक वैल्यू लिख ली और हमने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया, रेस्पायरोमीटर। उससे हमने किसी भी चीज की ये वैल्यू नापी। किसकी नापी मैंने? मान लो प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, इसकी वैल्यू नापी। आरक्यू की जो वैल्यू होती है वो हमें ये बताती है कि किस तरह का रेस्पिरेशन हो रहा है और कौन उसका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आरक्यू की वैल्यू क्या बताती है बेटा? आरक्यू की वैल्यू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बताती है, और इसके साथ आप समझ लो ध्यान से, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के साथ वो ये बताती है कि टाइप ऑफ सबस्ट्रेट क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं। ये दो चीजें मेरे पास आरक्यू की वैल्यू बताती है। कि ये क्लियर हो गया? आरक्यू की वैल्यू ये दो चीजें बताती है। अब यहां से हम आगे जाएंगे और ये देखेंगे कि जब हम प्रोटीन यूज कर रहे हैं, तो क्या आरक्यू होगा? फैट यूज करेंगे तो आरक्यू क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट यूज करेंगे तो क्या आरक्यू होगा? तो ये कुछ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट में याद रखो, कार्बोहाइड्रेट में RQ1 आता है बेटा, RQ1 आता है। और आप अगर ध्यान से देखो, मेरी बात समझना ध्यान से, हमारे पास वॉल्यूम जो CO2 का आएगा, मान लो 6 CO2 बनी और मेरे पास इवॉल्व वाला हो गया, और ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब आया वो भी मान लो मेरे पास 6 आया। ग्लूकोज वाले रिएक्शन की बात कर रहा हूं, C6H12O6 में अगर आप 6O2 देते हो तो 6H2O, और हमारे पास क्या बनता है बेटा? 6CO2 बनता है। तो अगर आप देखो ये दोनों 6 हैं, इसलिए RQ1 आएगा। क्लियर है? फैट में अगर हम देखते हैं बेटा, तो RQ की वैल्यू मेरे पास 0.7 आती है। ध्यान से सुनना, अगर मैं 0.7 लिख रहा हूं, इसका क्या मतलब है? आप सोचो, ध्यान से सुनो। इसका मतलब डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है। इसका मतलब मुझे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इस बात का मतलब समझो ध्यान से। फैट में मेरे पास फैटी एसिड एक एग्जांपल है। फैट में तो जो फैटी एसिड होता है उसको जब मैं ऑक्सीडाइज करता हूं, जैसे कि एक एग्जांपल है ट्राईपाल्मिटिन। ट्राईपाल्मिटिन बेटा 51 कार्बन का होता है, तो उसमें मेरे पास 51 कार्बन है, उसका आरक्यू मान लो 0.7 आया। इसका ये मीनिंग है, देखो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आरक्यू से मुझे 2-3 बात पता चलती है कि कैसा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। तो अगर मेरे पास किसी केमिकल, मैंने आपको ये केमिकल दिया, मैंने कहा इसका मेजर करो आरक्यू क्या है, आपने कहा सर 0.7 आ रहा, तो मैं कहूंगा ये फैट है। क्लियर? इससे पता चल जाता है वो क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। समझ आ रहा है? दूसरा 0.7 आने का मतलब क्या है कि मोर ऑक्सीजन, इसकी ETS में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, मोर ऑक्सीजन रिक्वायर है ना। ये अच्छी बात नहीं होती बेटा। अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो उतनी ऑक्सीजन हम सप्लाई कैसे करेंगे? ये रीजन होता है कि हम फैट की बेटा एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं सेम अमाउंट में फैट और कार्बोहाइड्रेट लूं तो फैट ज्यादा एनर्जी बनाता है, पर हम फैट को यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि फैट ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फैट जो होता है, फैट इज नॉट प्रीफर्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट
क्योंकि ये क्या करता है, ये क्या करता है बेटा, ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर, इसको मोर ऑक्सीजन रिक्वायर है। तो ये वैल्यू डायरेक्ट पूछता है आरक्यू की, है ना, डायरेक्ट पूछता है। तीसरा आपके पास प्रोटीन का आरक्यू क्या आएगा, प्रोटीन का आरक्यू 0.9 आता है बेटा। क्लियर, तो मतलब इसको भी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट। पर प्रोटीन के साथ दूसरी प्रॉब्लम है, हम इसको क्यों नहीं एनर्जी के लिए यूज करते, क्योंकि प्रोटीन का मेन काम, आप समझो ध्यान से, प्रोटीन को हम क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि प्रोटीन का मेन रोल बिल्डिंग ब्लॉक है। मेन रोल उसको, अपनी मेन रोल क्या है बेटा, हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, मसल्स हैं, सेल्स की चीजें हैं, उनको बनाना है। तो प्रोटीन का मेन रोल ऑफ प्रोटीन इज बिल्डिंग ब्लॉक, है ना, क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। और उसको ऑक्सीजन तो ज्यादा चाहिए भी, बिल्डिंग ब्लॉक है। सो इसको हम यूज नहीं करते। सो नॉट यूज एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मोर ऑफन, वो मैक्सिमम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज नहीं करते मोर ऑफन। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड मैंने लिखा OMS, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड और सक्सिनिक एसिड, ये लिखा है मैंने। ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ये मैंने लिख दिया बेटा। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या है आप समझ लो ध्यान से। तीन ऑर्गेनिक एसिड लिखे, आप चाहो तो आप देख सकते हो, इनकी वैल्यू लिख रहा हूं आरक्यू की, 1 से ज्यादा होती है बेटा। इसका आरक्यू मान लो 4 आ गया, इसका आरक्यू आ गया 1 आपके पास 1.4 लिख दिया, 1.3 लिख दो, और इसका लिख दो 1.13, इसका 1.4 लिख दो। मतलब आरक्यू मोर देन 1 है, आप ये समझ लो। तो आपको कैसे याद करना है, आपको ऐसे याद करना है कि क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड, जैसे मान लो मैंने क्या लिख दिया, CH3COH लिख दिया, तो इसमें ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है, आप समझो इस चीज को। तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन होती है, उनमें कम ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जो फैटी एसिड होता है वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसमें एक COH ग्रुप होता है, वहीं ऑक्सीजन होती है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आरक्यू जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। प्रोटीन के लिए और फैट के लिए लेस देन 1 है, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 है, ऑर्गेनिक एसिड के लिए आरक्यू मोर देन 1 है। और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पर भी डिपेंड करता है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो मेरे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उस केस में आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम 1 लिख रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट 1 लिख रहे हैं, है ना। लेकिन अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन क्या हो गई, 0 हो गई। उसमें ऑक्सीजन क्या हो गई, 0 हो गई। तो उसमें फिर क्या आरक्यू आएगा, आप खुद देख लो, CO2 डिवाइडेड बाई 0 आ जाएगा ना। तो यहां पर तो बेटा इंफिनिटी आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो मतलब आप समझो ध्यान से, ये जो वैल्यूज दे रखी हैं ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वैल्यू है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो चाहे आप कार्बोहाइड्रेट का निकालो, वो मतलब आपसे अगर क्वेश्चन आता आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन, फिर तो बेटा ऑक्सीजन है ही नहीं, इंफिनिटी आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये आरक्यू की वैल्यू है और ये बेटा हेल्प करती है हमें चीजें समझने में, है ना। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मैंने उसके बाद आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी लैक्टिक एसिड को लेके, मैं एक बार रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, आपके पास पाइरुवेट के 3 तरह के फेट हैं। एक फेट है पाइरुवेट का एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए 2 चीज चाहिए, पहला माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए जिसमें ETS हो और ऑक्सीजन की सप्लाई हो। जब हम बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तो हम यहां पर 2 चीजें कहते हैं, पहला कि ऑक्सीजन की कम सप्लाई हो जाए तो ETS उतनी ज्यादा यूज ना हो पाए। दूसरा हम ये बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कि भाई है ही नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम क्या करते हैं, आपको 2 तरह के फेट दिखाते हैं। किसके फेट, फेट का मतलब होता है फ्यूचर। पाइरुवेट के 3 फेट होते हैं, एक तो एरोबिक वाला हो गया, दूसरा एक एरोबिक वाला फेट होता है और एक होता है एनएरोबिक वाला। तो हम आपको यहां पर यह कहते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मतलब हम ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाते हैं और उससे फिर लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लैक्टिक एसिड में ATP कितनी बनती है, तो आप कहोगे सर देखो पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड में तो कोई ATP नहीं है, पर हम इसे काउंट करते हैं।
इसीलिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ग्लूकोज से ली जाती है, और ग्लूकोज से कितने लैक्टिक एसिड बनते हैं? 2। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का अगर क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनो आपने कैसे करना है इसे। अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपने इस तरीके से करना है बेटा। देखो मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अगर आपको लैक्टिक एसिड का क्वेश्चन आता है तो आपने किस तरीके से इसको डील करना है वो और देख लो, ताकि हम आपको एनसीईआरटी फिर डिस्कशन बताएंगे। देखो इधर देखो बेटा, देखो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं ग्लूकोज से कैलकुलेट करूंगा लैक्टिक एसिड में, ग्लूकोज से आपके पास क्या बनेगा? पाइरुवेट, और पाइरुवेट से क्या बनेगा बेटा? लैक्टिक एसिड बनेगा। पाइरुवेट से क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। तो मैं आपको ग्लूकोज से ही कैलकुलेट करता हूं, तो पाइरुवेट से 2 पाइरुवेट 2 लैक्टिक एसिड, यहां पर क्या बने हैं? 2 NAD+ से 2 NADH बने हैं। तो ये NADH यहां यूज हो जाएगा और वो वापसी क्या बना देगा? NAD+ बना देगा 2। ठीक है, ये यूज हो गया यहां पर, क्लियर है। और ATP कितने बने? ये वाले 2 हैं, तो ATP 2 ही काउंट होते हैं बेटा, ये वाले 2 काउंट होते हैं और नहीं होता। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए लैक्टिक एसिड में कितने ATP बनते हैं? 2 ATP। तो मैंने आपको यही सिखाया था कि पाइरुवेट एरोबिक में जब जाता है तो एरोबिक के साथ एक चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर से लगातार सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की, तभी एरोबिक में मेरे पास NADH वापसी कन्वर्ट होगा NAD+ में। ये मैं बात कर रहा हूं ETS की। अगर ये नहीं हो पाया तो ग्लाइकोलिसिस भी रुकने लगेगी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, मैंने यही पढ़ाया है आपको कि ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है जो आपको कितने ATP बना के दे रहा है? 2 ATP। उसके साथ साथ वो NAD को NADH में कन्वर्ट करता है। अगर मुझे ग्लाइकोलिसिस को चलाए रखना है, इसको रन कराना है, तो मुझे NAD+ की रेगुलर सप्लाई चाहिए। इस NAD+ की रेगुलर सप्लाई चाहिए। अगर मुझे ग्लाइकोलिसिस को चलाए रखना है तो NAD+ की रेगुलर सप्लाई चाहिए। वो कहां से बन सकता है? यहां से बन सकता है। पर यहां से बन क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये पूरा प्रोसेस ऑक्सीजन पर डिपेंड है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पाइरुवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि मेरे पास NADH, जो NADH है वो कन्वर्ट हो जाए NAD+ में, और ये वापसी यूज हो जाए, यूज इन ग्लाइकोलिसिस, है ना। ये वापसी चला जाएगा ग्लाइकोलिसिस में यूज होने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे लैक्टिक एसिड बनता क्यों है? ताकि ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू रहे। होता क्या है बेटा, देखो 2 ATP यहां से बन रही है और एरोबिक से बाकी की मान लो 34 से 36 ATP बन रही है। मेरा पॉइंट ये है कि क्योंकि ये पूरा प्रोसेस ऑक्सीजन पर डिपेंड है, अगर ये प्रोसेस रुकने लगेगा, अगर ये वाला प्रोसेस रुकने लगेगा, आप समझो ध्यान से, ये वाला प्रोसेस रुकने लगेगा तो क्या करेंगे बताओ? ये प्रोसेस रुकने लगा तो क्या करोगे बताओ? तो आप क्या करोगे, ये इसको कराना है आपने, इसको कराना है। इसको कराने के लिए आपको मैंने यही समझाया था ना कि मान लो ऐसे कोई रास्ता है, इधर जा रहे हैं, अगर इधर ब्लॉक हो जाए तो इधर ले जाओ ना। तो ग्लाइकोलिसिस को चलाए रखना है आपको। क्यों चलाए रखना है? ताकि आपको ये 2 ATP मिलती रहे। तो एरोबिक नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करा दो, लैक्टिक एसिड बना दो। लैक्टिक एसिड क्यों बना रहे हो? ताकि इस NADH को यूज करके आप NAD+ बना सको। इससे क्या होगा, NAD+ बनाने से क्या होगा, उसको आप यहां यूज कर सकते हो। और लैक्टिक एसिड और इसमें क्या फर्क है? पाइरुवेट में आप देख लो, पाइरुवेट का स्ट्रक्चर हमने ये बनाया था बेटा, ये पाइरुविक एसिड आपको दिख रहा है। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर दूंगा तो मेरे पास लैक्टिक एसिड आ जाएगा। तो मैंने, आप अगर सिंपल देख लो बेटा, आप सॉरी रिडक्शन कर दूंगा, तो मैंने इसकी रिडक्शन करी है ना, मैंने इसकी क्या करी है, रिडक्शन करी है। किसकी रिडक्शन करी है? पाइरुविक एसिड की। तो पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड की रिडक्शन करके आपने लैक्टिक एसिड बनाया है, लैक्टिक एसिड बनाया है। और आप देख भी रहे हो ना, ये कीटोन को मैंने रिड्यूस करके अल्कोहल में बना दिया। इस रिडक्शन के लिए मुझे क्या मिला है? NADH से इलेक्ट्रॉन मिले हैं, NAD+ आ गया। इसका मतलब इसकी मैंने ऑक्सीडेशन करी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लैक्टिक एसिड में क्या होता है, आप कहोगे पाइरुवेट की रिडक्शन होती है और NADH की ऑक्सीडेशन होती है। आ रही है समझ आपको बात? NADH ऑक्सीडाइज होता है ताकि दोबारा यूज हो सके। किसमें? ये दोबारा जाएगा ग्लाइकोलिसिस में, ताकि 2 ATP ग्लाइकोलिसिस की मिलती रहे। यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा,
ये लैक्टिक एसिड बनता कहां पर है भाई? बैक्टीरिया भी है, लैक्टोबैसिलस, तो बैक्टीरिया भी बना सकता है। और कौन बना सकती है? आपकी मसल्स बना सकती हैं। तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में हो गया। अब लैक्टिक एसिड बेटा लेस देन 7% एनर्जी बनती है। कैसे? आप 2 एटीपी को डिवाइड कर लो 36 से, तो आपके पास लेस देन 7% एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है? आगे आ जाओ। हाँ, मैंने एक चीज आपको बताई थी, मैंने ये बोला था स्पीड देख लो, ग्लूकोज से पायरुवेट ये सबसे फास्ट स्टेप है। उसके बाद सेकंड नंबर पर एरोबिक आता है, फिर मेरे पास एनारोबिक आता है। और मैंने आपको इसको रीजन भी दिया था कि एरोबिक फास्ट होता है तभी मैक्सिमम सेल में वो हो रहा है, लेकिन ये एरोबिक ऑक्सीजन डिपेंड है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मतलब हमारे आप खुद सोचो, मेरे स्किन सेल में क्या लैक्टिक एसिड बनता है? नहीं बनता। उसको उतनी फास्ट कभी एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। मेरे मसल सेल के पास प्रॉब्लम पड़ती है ऑक्सीजन की कमी की, तो इसीलिए मसल सेल के साइटोप्लाज्म में एंजाइम रखा गया है जो लैक्टिक एसिड बनाता है, जिसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्किन सेल में सिर्फ ये रिएक्शन रखा गया है, इस वाले का ये वाला रिएक्शन रखा गया, ये और ये। इसके एंजाइम कहां रखे गए हैं? सिर्फ मसल सेल में रखे गए हैं, क्योंकि मसल सेल ही ऐसा है ना जिसकी एनर्जी की नीड अचानक से बढ़ जाती है। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए वहां पे चाहिए मुझे एंजाइम। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज मसल सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। जैसे ही ऑक्सीजन कम पड़ने लगती है, कम पड़ने का मतलब एरोबिक रुकने लगता है, क्योंकि ये ईटीएस किस पे डिपेंड है? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन फाइनल एक्सेप्टर होता है, तो कम पड़ेगा तो क्या करोगे फिर? ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, फिर लैक्टिक एसिड बनाओ। अब मान लो लैक्टिक एसिड मसल में इकट्ठा हो गया, फिर उस लैक्टिक एसिड को हम लेकर जाएंगे लिवर में और वापसी उससे ग्लूकोज बना सकते हैं, है ना? और मैंने आपको पढ़ाया था अगर पायरुवेट से ग्लूकोज बनाते हो तो उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हो। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है कि लिवर के सेल ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही ग्लाइकोलिसिस को उल्टा स्टेप कराने के लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? आगे आ जाओ। अब यहां से हम आगे जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे, आगे जाएंगे। मैंने आपको यह बताया था कि 2 तरह की मसल्स होती हैं, एक रेड और एक व्हाइट। मेरी बात सुनो ध्यान से। रेड मसल और व्हाइट मसल, हमारे पास एक कंपाउंड होता है, जैसे हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सीजन से बाइंड करता है। मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन से बाइंड करके स्टोर करता है। तो मायोग्लोबिन हमारे पास रेड मसल में होता है। हम नॉर्मल पर्सन जो है उनमें रेड और व्हाइट दोनों है, पर अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा उस तरीके से कि मेरे पास क्या अगर स्टेमिना मुझे बिल्डअप करना है तो मुझे रेड मसल ज्यादा चाहिए, है ना? और व्हाइट मसल क्या करती है बेटा? स्प्रिंटर को चाहिए। स्प्रिंटर कौन होता है? स्प्रिंटर वो होता है जो तेज दौड़ता है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो मैराथन वाला है, देखो इधर देखो, जो मैराथन वाला है मेरे पास, मैराथन वाला है, उसके पास एनर्जी इस फर्स्ट और सेकंड स्टेप से आ रही है, जो भी एटीपी उसे चाहिए। लेकिन जो स्प्रिंटर है उसके पास एनर्जी फर्स्ट से तो आ रही है, पर सेकंड स्टेप ऑक्सीजन की कमी की वजह से रुकने लग रहा है। तो फर्स्ट को ज्यादा से ज्यादा कराने के लिए लैक्टिक एसिड बनने लगेगा। तो जो स्प्रिंटर होता है ना, स्प्रिंटर होता है, उसमें ज्यादा एनर्जी ग्लाइकोलिसिस से आती है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस की एनर्जी बड़ी फास्ट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि उसको बर्स्ट मतलब बर्स्ट, समझते हो? एनर्जी एकदम फटती है, तेजी से मिलती है, उसको मिलेगी। क्लियर? क्योंकि उसकी एनर्जी यहां से आ रही है। और जो मैराथन वाला है, धीरे धीरे दौड़ता है, उसकी एनर्जी यहां और यहां दोनों से आती है। तो कंबाइन करके वो स्लो हो जाएगी एनर्जी, इसलिए उसको धीरे धीरे एनर्जी मिलती है, पर उसमें लैक्टिक एसिड नहीं बन रहा है। इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं ये ज्यादा करा रहा हूं, इधर जाने का ऑप्शन कम है, तो लैक्टिक एसिड बनेगा। तो जो स्प्रिंटर होता है, तेज भागने वाला, उसमें लैक्टिक एसिड बन रहा है। एक टाइम के बाद बेटा उसको क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा, है ना? आगे आ जाओ। अब इसके बाद ये देखो भाई, हमने इथेनॉल की बात करी थी। इथेनॉल क्या होता है बेटा? देखो, इथेनॉल कहां बनता है? ईस्ट, हमारे पास एक यूकैरियोट है उसमें बनता है, और ईस्ट के अंदर एक एंजाइम होता है, उसे हम जाइमेज कहते हैं, उससे बन सकता है। और हमारे पास बैक्टीरिया में बनता है। तो इसका मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों इथेनॉल बना सकते हैं। अब मैंने आपको यही समझाया था कि जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को आपने पायरुवेट में कन्वर्ट किया, आपके पास ये 2 एटीपी बन गए, ठीक है? और आपने NAD+ से NADH बनाया, ठीक है? इस NADH को वापसी NAD में कन्वर्ट करने के लिए आपको इथेनॉल बनाना पड़ रहा है। कैसे? पायरुवेट का स्ट्रक्चर आपको पता है, पायरुवेट में CH3 C डबल बॉन्ड हो COH होता है। अब आप इस COH को निकाल दो, किसकी फॉर्म में? CO2 की फॉर्म में। तो क्या बच जाएगा? एल्डिहाइड बच गया। अगर इसको हटा दूं तो कीटोन था ना, H लग जाएगा, एल्डिहाइड बच गया।
2 कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड कहते हैं। ये रहा एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड को आप किस में कन्वर्ट करोगे? इथेनॉल में कन्वर्ट करोगे। एसिटल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करोगे? इथेनॉल में। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप NaDH को कन्वर्ट कर रहे हो NAD+ में। ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि ग्लाइकोलिसिस चलती रहे। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास इथेनॉल फॉर्मेशन 2 स्टेप में होती है। पहला, मेरे पास पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। इस पाइरुवेट का डी कार्बोक्सिलेज का मतलब CO2 निकाल दिया। क्लियर है? इस पाइरुवेट में से हमने क्या किया? CO2 निकाल दिया। आप देख लो ध्यान से बेटा, पाइरुवेट में से CO2 निकालने का क्या मतलब है? आप देख लो खुद से। मैंने क्या किया है? ये ग्लूकोज बनाया। देखो, ये ग्लूकोज बनाया है जो 6 कार्बन का है। इस ग्लूकोज से मैंने पाइरुविक एसिड बनाया। आप खुद से देखना बेटा, अगर मैं इसमें से CO2 निकाल दूं तो वो CO2 यहां से नहीं जाएगा, तो मेरे पास ये कंपाउंड आ जाएगा। देखो, क्या ये एल्डिहाइड नहीं है? 2 कार्बन का एसिटल्डिहाइड हो गया। तो जब मैंने CO2 निकाला तो एंजाइम का नाम डी कार्बोक्सिलेज, पूरा नाम पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, है ना? ये हो गया। क्लियर? अब इस एसिटल्डिहाइड पे रिडक्शन कर दो। रिडक्शन करने के लिए क्या करोगे? NaDH से NAD+। ठीक है, क्लियर है? NAD+। तो आपके पास यहां क्या आ गया? इथेनॉल आ गया। क्या आप एल्डिहाइड से इथेनॉल बना नहीं सकते हो? बना सकते हैं। कैसे नहीं बना सकते? देख लो, ये बन गया। तो यहां पर एंजाइम का नाम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और इसको जिंक चाहिए होता है बेटा। क्या चाहिए इसको? जिंक चाहिए। अब मुझे आप एक चीज बताओ जरा, बच्चे कंफ्यूज करते, एक ग्लूकोज से कितने पाइरुवेट बनते हैं? 2। तो इस वजह से इथेनॉल भी कितनी बनेगी? 2। तो CO2 कितनी बनेगी? ये तो 4 ही कार्बन हुई ना, 2 CO2 बनेंगी। और यहां पर 2 CO2 बनेंगे बेटा, देख रहे हो? 2 CO2। और यहां पर मेरे पास 2 ATP है। और यहां जो मेरे पास NaDH2 बने थे, ये 2 NaDH यहां यूज हो रहे हैं। ये 2 NaDH कहां यूज होते हैं? देख लो, यहां एल्डिहाइड लिख देता हूं, एसिटल्डिहाइड, और इससे मैंने इथेनॉल बना दिया। तो जो 2 NaDH आपके पास यहां बने, वो 2 NaDH यहां यूज होंगे और वापसी क्या बनाएंगे? NAD+। और फिर वो NAD+ यहां चाहिए मुझे। यही तो पढ़ रहे हैं बेटा, और क्या पढ़ रहे हैं? आप खुद देख लो, हम यही तो पढ़ रहे हैं बच्चे, है ना? और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो NaDH है, लैक्टिक एसिड में इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? पाइरुवेट के पास। यहां किसके पास गए? एसिटल्डिहाइड के पास। और वहां किसके पास गए? लैक्टिक एसिड को मिले थे, पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड बना था। यहां क्या बना है? इथेनॉल बना है। तो एंजाइम के नाम याद करने हैं। और इथेनॉल में बेटा एक चीज समझो, ये इथेनॉल ईस्ट बना रहा होता है। ईस्ट, जब इथेनॉल की कंसंट्रेशन 13% या उसके आसपास होती है, तो वो प्रोसेस को रोक देता है। उससे क्या होता है? वो इथेनॉल बनाना रोक देता है। उससे उसकी ग्लाइकोलिसिस भी रुक जाएगी। तो एनसीईआरटी कहती है इट स्टार्व इटसेल्फ टू डेथ, क्योंकि बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल वैसे भी ईस्ट को मार देगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आगे बेटा? हाँ, अब ये देखो, मैं एक छोटा सा चीज बता रहा हूं को, पास्चर इफेक्ट क्या होता है। हमारे पास क्या होता है बेटा? पास्चर इफेक्ट क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। पास्चर इफेक्ट ये होता है कि जैसे मान लो मैं आपसे कहूं, ध्यान से सोचना इसे, अगर मुझे 36 ATP बनानी है, किसमें? एरोबिक कंडीशन में, तो कितने ग्लूकोज यूज होंगे 36 ATP बनाने के लिए? एरोबिक में 1 ग्लूकोज यूज होगा। लेकिन अगर मुझे 36 ATP बनानी है एनएरोबिक कंडीशन में, तो मेरे पास कितने? 18 ग्लूकोज चाहिए। आपको समझ आ रहा है? 18 ग्लूकोज चाहिए। क्लियर है? या आप समझ लो ध्यान से, 18 ग्लूकोज क्यों चाहिए? क्योंकि 1 ग्लूकोज से 2 ATP बन रही है। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगर मान लो एक ईस्ट है, ईस्ट एरोबिक में जब वो ग्रो करता है ना, तो ज्यादा ग्लूकोज नहीं खाता, क्योंकि ग्रोथ के लिए ATP चाहिए भाई। 1 ग्लूकोज से अगर उसे 36 ATP मिल जाएगी तो उसको काम चल रहा है। लेकिन अगर उसको 36 ATP ग्रोथ के लिए चाहिए, तो उसको 18 ग्लूकोज खाने पड़ जाएंगे उसमें। तो मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर हूं इस चीज को लेके, मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि पास्चर इफेक्ट क्या है, कि इन ईस्ट हमारे पास क्या होता है बेटा? इन ईस्ट हमारे पास क्या होता है? मोर ग्लूकोज की कंजम्पशन होती है एनएरोबिक कंडीशन में। कंजम्पशन किसमें? एनएरोबिक कंडीशन में। इन एनएरोबिक कंडीशन,
है ना, ज्यादा ग्लूकोज की कंजप्शन होती है एनारोबिक कंडीशन में, किसमें, ईस्ट में। क्लियर हो गई, इसे पास्चर इफेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो कुछ चीजें देखते हैं। इथेनॉल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कंपैरिजन या सिमिलरिटी। CO2 बनता है इथेनॉल में, यस। कितना बनता है, 2 CO2 पर ग्लूकोज। इसमें CO2 बनता है, नो, ठीक है। एंजाइम इसमें क्या है, एक है डी कार्बोक्सिलेज, पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज है, और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। याद रखना बेटा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को जिंक चाहिए, ये नीट में आई हुई चीजें हैं। जिंक +2 चाहिए, जिंक चाहिए, जिंक। यहां क्या चाहिए बेटा, नो। हाँ यहां क्या चाहिए, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज चाहिए। अच्छा, इन दोनों प्रोसेस की लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म है। दोनों प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होते हैं, ये भी साइटोप्लाज्म में होता है ना। हाँ, ऑर्गेनिज्म क्या चाहिए भाई इथेनॉल के लिए, मुझे तो एक तो ईस्ट चाहिए, उसके अलावा मेरे पास कुछ बैक्टीरिया है जो भी इथेनॉल बना सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ये इन्वॉल्व है। यहां मेरे पास एक तो लैक्टोबैसिलस, आपको पता है, लैक्टिक एसिड बनाएगा, LAB कह सकते हैं उन्हें, LAB। इसके अलावा मेरे पास मसल्स है ना, मसल्स, तो ये यूकैरियोट हो गया। क्लियर है। ATP कितना होगा, इसमें भी 2 ATP बनेंगे बेटा। ATP कितने बनेंगे, 2 पर ग्लूकोज। इसमें भी ATP कितना बनेगा, 2 पर ग्लूकोज, ठीक है। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं एक छोटा सा आपको ये बताना चाह रहा था, ये देखो एक बार मैं NCERT डिस्कस करके देखो, आपको मैं ये, अगर आप समझ सको, ये थोड़ा सा एक समरी टाइप की चीज है। देखो, आपने जब रेस्पिरेशन पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था कि रेस्पिरेशन में मैं क्या करूंगा, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करूंगा। तो जरा देखना एक बार इसे ध्यान से। मेरे पास ये प्रोसेस है जिसे ग्लाइकोलिसिस कह रहे हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कह रहे हैं। तो आप मुझे बताओ क्या इसमें मुझे क्या क्या याद करना है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस कहां हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, मुझे ये याद करना है। उसके अलावा ग्लाइकोलिसिस के पहले फेज में मुझे 2 ATP खर्च करने पड़ते हैं, और 2 ATP में मेरे पास 2 फॉस्फोराइलेशन और एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है यहां, है ना। पहला स्टेप ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर हमारे पास बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। मैंने 2 आइसोमराइजेशन यहां कर दिए, समरी बता रहा हूं टोटल सबकी। उसके बाद मैंने क्या किया, जब ग्लूकोज के 2 आइसोमराइजेशन स्टेप, 2 फॉस्फोराइलेशन एक आइसोमराइजेशन करके स्प्लिटिंग कर दी, तो मेरे पास 3-3 कार्बन की 2 शुगर आ गई, एक डाईहैप आ गया, एक PGL आ गया। मैंने PGL से प्रोसेस को रन किया, पाइरुवेट बनाया। इसमें मेरे पास 4 ATP बनी, जिसमें से 2 ऊपर मेरे पास बैलेंस हो गई, यहां पर, है ना, 2 मेरे पास बैलेंस हो गई, और मेरे पास 2 NADH बने। और मैंने जब PGL से कैसे बनाया था, मैंने PGL को कन्वर्ट किया था 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। वो एक प्रोसेस था जिसमें मैंने ऑक्सीडेशन करी थी। फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से मैंने फॉस्फेट निकाल के बनाया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक उस स्टेप में ATP बना था जो 7 स्टेप था। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से पोजीशन चेंज करी, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर मैंने क्या किया, उसमें से पानी निकाला तो PEP बना। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट हाई एनर्जी कंपाउंड है, ग्लूकोज से ज्यादा एनर्जी है। ऐसे ही 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की ज्यादा एनर्जी थी ग्लूकोज से। क्वेश्चन अगर आपके पास है कि मुझे कंपाउंड के नाम बताओ जिनकी एनर्जी ग्लूकोज से ज्यादा है, तो मेरे पास वो कौन से हैं, 1,3 BPG और मेरे पास PEP। तो ATP से ज्यादा एनर्जी है, तो मेरे पास ATP से ज्यादा एनर्जी वाले बता दिए। लास्ट स्टेप में मेरे पास क्या बन गया, ATP बन गया। अब मेरे पास आ गया पाइरुवेट। पाइरुवेट का क्या होगा, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल या टाइप ऑफ कंडीशन में। मान लेते हैं सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन आ रही है, तो ये पाइरुवेट मेरे पास यहां आ गया। पाइरुवेट के मेरे पास 2 मॉलिक्यूल बने थे, पर ये अब अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग ही मूव करते हैं हम। तो पाइरुवेट मेरे पास अंदर आ गया। पाइरुवेट 3 कार्बन का था, मैंने यहां पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करी, जिसे मैंने लिंक रिएक्शन बोला। अगर मैं आपको कह रहा हूं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तो मैंने यहां ऑक्सीडेशन भी करी है, डीकार्बोक्सिलेशन भी करी है, किसकी, पाइरुवेट की।
ऑक्सीडेशन करने का मतलब मैंने NADH बनाया है और डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब मैंने CO2 निकाला है। एंजाइम का नाम पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। जब भी CO2 निकलता है और डिहाइड्रोजिनेशन होती है मतलब NADH बनता है तो डिहाइड्रोजिनेज ही रहेगा। फाइनली आपके पास आ गया एसिटाइल कोए। पाइरुवेट 3 कार्बन का था, ये 2 कार्बन का है। इसका मतलब एक CO2 निकल गई। अगर मैं इसको डबल कर दूंगा तो मैं 2 CO2 मान लूंगा। क्लियर है। अब जो एसिटाइल कोए है वो एक रिएक्शन में जा रहा है जिसे 8 स्टेप का रिएक्शन है, जिसे आप क्रैब साइकिल कह रहे हो। क्रैब साइकिल में 4 कार्बन का OA साथ में पानी जुड़ता है एसिटाइल कोए से, कोएंजाइम में अलग हो जाता है। मैंने क्या किया था, कोएंजाइम ए को लिंक रिएक्शन में टेम्पररी जोड़ा था, एक्स्ट्रा एनर्जी थी। अगले स्टेप में मैंने हटा दिया, वो बाहर निकल गया। तो OA 4 कार्बन का जुड़ेगा तो मेरे पास सिट्रेट बनेगा। सिट्रेट क्या है, पहला प्रोडक्ट है 6 कार्बन का है। उसमें कितने COH ग्रुप हैं बेटा, 3 COH ग्रुप है। सिट्रिक एसिड पहला प्रोडक्ट है 6 कार्बन का। उसकी आइसोमराइजेशन करेंगे, पोजीशन ऑफ OH चेंज करते हैं, आइसोसिट्रेट बनता है। आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलोसक्सिनेट वाले स्टेप में NADH बनेगा और ऑक्जेलोसक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट में CO2 निकलेगा। तो इस स्टेप को भी OD बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है। फिर इसमें भी मेरे पास NADH बनेगा और इसमें मेरे पास CO2 निकलेगा अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोए में। सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट बनाने में GTP बनेगा जो ATP के बराबर है। सक्सिनेट से इसको फिर सक्सिनेट बन गया, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाने में FADH2 बनेगा और फ्यूमरेट से मैलेट बनाने में आप क्या करोगे, फ्यूमरेट से मैलेट बनाने में आप पानी ऐड करोगे। यहां पर आपने यहां पानी ऐड कर दिया, तो यहां पर पानी आपने क्या करा, यहां ऐड कर दिया। ठीक हो गई बात। अब यहां आपने पानी ऐड कर दिया और यहां पर आपके पास इस वाले स्टेप में NADH और बन गया। तो आपके पास NADH कहां कहां बने हैं, एक ग्लाइकोलिसिस में बना है, एक यहां ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्रैब साइकिल में हुए थे। ध्यान से सुनो बेटा, एक NADH यहां बना था, एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन लिंक रिएक्शन में हुआ था और 2 मेरे पास यहां हुए थे, 2 NADH ऐसे बने थे। एक डायरेक्ट बना था, सिर्फ ऑक्सीडेशन हुई थी। तो मेरे पास NADH और FADH2 ये दोनों ऑक्सीडाइज होंगे इस ETS पे जो इनर मेम्ब्रेन पर है। आप देखो ध्यान से, ये मेरे पास क्रैब साइकिल है, इसमें 8 रिएक्शन है। पहला सिट्रेट बनता है, उसका आइसोमर आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन से ऑक्जेलोसक्सिनेट, ऑक्जेलोसक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट, फिर सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट। ऑक्जेलोसक्सिनेट की CO2 निकालेंगे तो 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटरेट, तो इस पे 5 कार्बन है। उसके बाद सक्सिनाइल कोए पे 4 कार्बन है, तो यहां से सिर्फ रीजनरेशन चलता है। सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट बनाएंगे तो GTP बनेगा ATP। ये SLP है बेटा, एक SLP यहां है और एक SLP यहां है, पर क्योंकि ये 2 बार घूमता है इसलिए 2 इसे काउंट करते हैं, 2 इसे काउंट करते हैं। इस सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनेगा जो FADH2 आ गया, फ्यूमरेट से मैलेट बनेगा, मैलेट से OA बना दिया मैंने। तो एक NADH यहां बना, एक यहां और एक यहां, 3 NADH यहां हो गए, 2 बार घूमेगा 6, 2 यहां 8 और 2 यहां 10। अब NADH और FADH2 इन पर ऑक्सीडाइज होंगे। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स 1 है, ये यूबिक्विनोन है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है। ठीक है। और मैंने आपको क्लियर बोला कि NADH जाकर इलेक्ट्रॉन इसको देता है, किसको देता है, NADH अपने इलेक्ट्रॉन FMN को देता है, NAD बन जाता है। तो कॉम्प्लेक्स 1 में 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर है, FMN और FES। तो NADH जो इसमें बने वो जाकर अपने इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। तो इसका मतलब जो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है उससे जो भी इलेक्ट्रॉन और एनर्जी बन रही है, या तो हम डायरेक्ट ATP बना रहे हैं जैसे ये, या मैं उस एनर्जी से NADH और FADH2 बना रहा हूं। और NADH और FADH2 के इलेक्ट्रॉन निकालने को कहते हैं ऑक्सीडेशन। जब मैं ऐसा करूंगा वो कहां करूंगा, ETS पे। ETS कहां होती है, इनर मेम्ब्रेन पर। तो मेरे पास NADH NAD+ बना लेगा। उसके साथ में क्या करूंगा, ध्यान से देखो बेटा, इसके अलावा मेरे पास कॉम्प्लेक्स 2 होगा जो इस स्टेप के, कहां गया FAD वाला, कहां गया बेटा, ये रहा। ये सक्सिनेट से फ्यूमरेट वाले स्टेप के एंजाइम के साथ जुड़ा रहेगा। यहां पे ये वाला एंजाइम यहां मेम्ब्रेन पर जुड़ा होगा कॉम्प्लेक्स 2 से। तो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं यूबिक्विनोन को। तो एक बार FMN 2H+ अंदर फेंकता है। आप देखें ध्यान से ETS में क्या है, ETS में कॉम्प्लेक्स 1
यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 का साइटोक्रोम A3 अपने इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर से आती है, क्लियर है। और CO2 क्रैब साइकिल में बनी और लिंक रिएक्शन में बाहर चली जाती है। CO2 ये बाहर चली गई, क्लियर है। तो कॉम्प्लेक्स 1 में FMN FES, फिर यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम B FES, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, बीच में मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम CB होगा। क्लियर हो गई बात। तो FMN ने इलेक्ट्रॉन लिए, हाइड्रोजन अंदर OH+ अंदर फेंका, यूबिक्विनोन ने भी 2H+ अंदर फेंका, और यहां पर जो यूबिक्विनोन है इसने 2H+ अंदर फेंका। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स 1 का NADH डिहाइड्रोजिनियस कॉम्प्लेक्स, ये यूबिक्विनोन है। कॉम्प्लेक्स 3 का एनसीईआरटी ने नाम दिया है साइटोक्रोम BC1, और ये मेरे पास यहां मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम C, ये कॉम्प्लेक्स 4 है, इसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम A3 में 2 कॉपर सेंटर होते हैं और ये ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन इज अ फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ETS को चलाए रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और NADH अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इसको दे रहा है। NADH कहां से आएगा, ग्लाइकोलिसिस से आ सकता है, लिंक रिएक्शन से आ सकता है, क्रैब साइकिल से आ सकता है। FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है बेटा, FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 को देता है, और कॉम्प्लेक्स 2 जाकर इसको देता है। अब यहां पे आपको क्लियर होना चाहिए, ऑक्सीजन से मेरे पास फाइनली पानी बन जाएगा, और यहां पर जो H+ इकट्ठा होगा वो H+ जब इस F0 और F1 से आएगा। F0 क्या है, चैनल, F1 क्या है, हेड। तो मेरे पास एक एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, उससे ATP बनेगा। F0 और F1 को मिलाकर ATPase कहते हैं, क्लियर है। अब यहां जो ATP बन रही है वो किसकी ऑक्सीडेशन से बन रही है, NADH की, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। और जो डायरेक्ट ATP यहां और यहां बन रही है उसे हम क्या बोलते हैं, SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन डायरेक्ट। हाई एनर्जी कंपाउंड कौन से हैं बेटा, एक है ग्लाइकोलिसिस में PEP जो ATP से ज्यादा है, एक है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। अब मान लो इस सेल में ऑक्सीजन कम आ रही है, ये ऑक्सीजन कम आ रही है, तो ये ETS रुकने लगेगी, ETS रुकने लगेगी तो NADH का ऑक्सीडेशन रुकने लगेगा। तो सेल के पास एक ऑप्शन है कि क्यों ना पायरुविक एसिड को रिड्यूस कर दें लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में रिड्यूस कर दिया, जब लैक्टिक एसिड में रिड्यूस कर दिया तो यहां पर वो NADH खर्च कर लिया। जो कहां पर खर्च करना था, जो कहां पर खर्च करना था बेटा, यहां खर्च करना था, यहां पे FMN को देना था। तो FMN को देने की बजाय इसको दे दिया, पायरुविक एसिड को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या बन गया मेरे पास, लैक्टिक एसिड बन गया। ये वो सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पर ऑक्सीजन कम आ रही है, क्लियर। दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरे पास कुछ ऐसे सेल है, मान लो नहीं है मेरे पास, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, तो पाइरुवेट से मैंने क्या निकाल दिया, CO2 निकाल दिया, और फिर यहां रिडक्शन कर दी NADH से, और क्या बना दिया, NAD+ बना दिया, है ना। ये चीज, ये इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, इसकी रिडक्शन से इथेनॉल, क्लियर है। यहां CO2, तो इसका मतलब CO2 कहां बनती है, एक तो इथेनॉल वाले में बनती है, दूसरा इनमें बनती है। किसमें CO2 नहीं बनती, लैक्टिक एसिड में नहीं बन सकती। कितने ही क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा, यही तो है सारा, सारा यही पढ़ाया मैंने, और तो कुछ पढ़ा ही नहीं ऐसा, ठीक है, क्लियर है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम C, किसमें कितने हाइड्रोजन कैरियर, 3, 1 2 3। उसके अलावा कौन किसको इलेक्ट्रॉन देता है, NADH कॉम्प्लेक्स 1 को, FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 को। F0 में, F0 क्या है, चैनल, F1 क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन, घूम जाती है ऐसे, कन्फर्मेशनल चेंज। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहां होता है, लिंक रिएक्शन और 2 क्रैब साइकिल में। तो एक पाइरुवेट से 3 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, 2 से कितने होंगे, 6, क्लियर है बेटा, सॉरी 2 से कितने, हाँ 6 हो जाएंगे, ठीक है, कर लो आगे, कर लेना। अब चलो आ जाओ, एनसीईआरटी डील करते हैं हम। चलो ये समरी थी बेटा आपके लिए, ठीक है, समरी सुन लो ध्यान से तो भी हो जाएगा। इधर देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी डिस्कशन। सबसे पहले देखो फर्स्ट पेज पे इसने क्या बताया, बेसिकली ऑक्सीजन की सिग्निफिकेंस बताइए। तो कह रहा है ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, ठीक है, ब्रीथ टू लिव हमारे पास ये बात कर रहा है। बट वाई इज ब्रीदिंग सो असेंशियल टू लाइफ, ब्रीदिंग कैसे जुड़ी हुई है लाइफ से, देख लो। व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है, प्लांट और सभी में मुझे ऑक्सीजन मिलती है। क्या करते हैं, ऑक्सीजन मिलती है। तो ये पॉइंट बेसिकली ऑक्सीजन को लेके कह रहा है। तो ये कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी, सबको एनर्जी चाहिए। और किस लिए, डेली लाइफ एक्टिविटी के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इनके लिए। एनर्जी आएगी कहां से, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से आएगी। कैसे आएगी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से, है ना।
वी नो वी ईट फूड फॉर द एनर्जी, बट हाउ दिस एनर्जी, हमें पता हम खाने के लिए एनर्जी खाते हैं, फूड खाते हैं, तो कैसे कन्वर्ट होगी, दिस एनर्जी यूटिलाइज कैसे यूज होगी। तो ऑल द फूड क्या सेम एनर्जी देता है, जैसे मान लो मैं पूछूं कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या सेम एनर्जी देता है, अलग अलग देता है। तो डू प्लांट ईट, प्लांट क्या खाते हैं, वेयर डू प्लांट, तो एनर्जी कहां से आती है, बहुत सारे सवाल हैं, है ना। पर कहीं ना कहीं इसने ब्रीदिंग को ऑक्सीजन से जोड़ दिया है। तो यू मे वंडर एट सेवरल क्वेश्चन रेज अबाउट देयर मे बी सीम टू बी डिसकनेक्टेड। कहीं हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, कहीं खाने की बात कर रहे हैं, कहीं हम ब्रीथ की बात कर रहे हैं, अलग अलग सवाल आपस में कनेक्टेड है। क्योंकि मैं ये बोलूंगा कि फूड के को यूज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन से एनर्जी मिलती है और वो डेली एक्टिविटीज कराता है। बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। देख रहे हो ये चीज है, ठीक है। आगे देखो सेकंड क्या, ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेस कहां से आएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल दैट वी कॉल्ड फूड। तो जो भी एनर्जी है वो किसकी ऑक्सीडेशन से आएगा, खाने को ऑक्सीडाइज करेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब बेटा हम बात कर रहे हैं मान लो स्टार्च की या जो भी, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल मतलब एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड। ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया, है ना, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, नॉर्मली हम मानते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं सनलाइट को, है ना। बाकी क्या करेंगे, दैट इज स्टोर्ड इन अ बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। देख रहे हो, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाएंगे, सुक्रोज और स्टार्च की फॉर्म में, सुक्रोज में ट्रांसपोर्ट, स्टार्च में स्टोर। वी मस्ट रिमेंबर दैट ग्रीन प्लांट्स डू नॉट ऑल सेल। पर हमें यह भी समझना है क्या ग्रीन प्लांट के सारे सेल बनाएंगे, नहीं। तो ग्रीन प्लांट के सारे सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, जिनमें क्लोरोप्लास्ट है, दैट आर द मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर, जो ऊपर की तरफ लेयर में होते हैं, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। हेंस even in green plant all other organs tissue and cell that are non green, even जो हरे प्लांट्स हैं उनमें जो नॉन ग्रीन चीजें हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती। आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है, उनको भी खाना चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए, जैसे रूट सेल। हेंस फूड का ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा नॉन ग्रीन पार्ट से लेकर ग्रीन वाले में। और एनिमल्स तो हेट्रोट्रॉफिक है, उन्हें खाना चाहिए, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट, है ना, उन्हें तो बाहर से चाहिए। डायरेक्टली क्या चीज, हर्बीवोर, और इनडायरेक्टली मतलब कार्निवोर। तो ये क्लियरली कह रहा है कि जो ग्रीन है वो तो खाना बना रहे हैं, नॉन ग्रीन वाले ग्रीन से ले रहे हैं, एनिमल्स में हर्बीवोर वाले प्लांट खा रहे हैं, कार्निवोर वाले दूसरे एनिमल को खा रहे हैं, और सेप्रोफाइट डेथ पर डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं कौन कैसे फूड ले रहा है वो बता रहा है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट अल्टीमेटली जितना भी खाना आता है रिस्पायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस कम फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। कहीं ना कहीं सब कुछ फोटोसिंथेसिस से तो आएगा, उसी का खाना प्लांट में बना, प्लांट को एनिमल ने खाया, फिर दूसरे एनिमल को ने उसको खाया। दिस चैप्टर डील विद सेलुलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी टू फॉर्म एटीपी। ये बात कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन करना है, मुझे बॉन्ड तोड़ना है और उस एनर्जी से एटीपी बनानी है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस कहां होगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट में होगा, ठीक है। वेयर द ब्रेकडाउन कहां होगी बेटा, एनर्जी बनाने के लिए दो लोकेशन बताएगा ये, एक बोल रहा है साइटोप्लाज्म में और एक कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। एनर्जी वाले प्रोसेस थोड़े मतलब ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बनाने वाले प्रोसेस दो जगह हो रहे हैं, एक साइटोप्लाज्म और एक माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑल्सो ओनली द यूकैरियोट्स द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना, है ना, उससे एनर्जी रिलीज करने को आप क्या बोलते हो, रेस्पिरेशन बोलते हो। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसे आप क्या बोलते हो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ऑक्सीडेशन इज रेस्पिरेशन और जो सबस्ट्रेट है उसे कह रहे हो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड ये बताया था, इसको यूज कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में, ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशन। सर्टेन कंडीशन मतलब कंडीशन पता है आपको, हमने डिस्कस करी थी भाई, फास्टिंग पर हो, कब हो, वो चीज कंडीशंस हैं, ये वो कंडीशंस की बात कर रहा है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल एनर्जी जो है नॉट रिलीज फ्री, सारी एनर्जी फ्री नहीं छूटती, वो स्टेप वाइज, भाई ऐसा नहीं सिंगल स्टेप में रिलीज होती है, स्टेप वाइज रिलीज होती है। वो एनर्जी कैसे रिलीज होती है, स्टेप वाइज। देखो
स्लो स्टेप जैसे ग्लाइकोलिसिस स्टेप वाइज है, और कंट्रोल प्रोसेस होगा एंजाइम के थ्रू, और उस एनर्जी को हम किस में स्टोर कर लेंगे, एटीपी पे। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन इज नॉट यूज डायरेक्टली बट इज यूज टू सिंथेसाइज एटीपी। डायरेक्टली यूज नहीं होगा एटीपी बनाने की, विच इज ब्रोकन डाउन वेन एवर एनर्जी नीड्स टू बी यूटिलाइज, और ये हमेशा तब यूज होगा जब एनर्जी हमने यूज करनी है। हेंस एटीपी एक्ट एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी कैसे काम कर रहा है बेटा, एटीपी काम कर रहा है एनर्जी करेंसी में, है ना। कैसे काम कर रहा है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल की तरह काम कर रहा है। क्लियर है, आप देख लो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करके एटीपी बना लेंगे और स्टेप वाइज होगा, और उसको हम स्टोर कर लेंगे। करेंसी मैंने बताया था, डिस्कस किया था, करेंसी वो होती है जो स्टोर, मतलब जिसको ले जाना आसान हो, छोटी हो। एटीपी यूटिलाइज होगा बहुत सारे प्रोसेस में। और कार्बन स्केलेटन समझ में आता है, मतलब बायोसिंथेसिस में आप देख रहे हो, एंड द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, देख रहे हो, मतलब जो भी कार्बन, जैसे मान लो ग्लाइकोलिसिस करी, उसमें मेरे पास पायरुवेट बना, तो वो कार्बन की चेन है, उसको हम काफी सारे बायोसिंथेसिस में यूज कर सकते हैं। ये बात कर रहा है एम्फीबॉलिक की यहां पर, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से हम देख सकते हैं, डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था बढ़िया से। दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट, उतना डायरेक्ट नहीं है। प्लांट ब्रीथ करते हैं कि नहीं, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ना। यस, प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो चाहिए उन्हें, है ना। हेंस प्लांट हैव सिस्टम टेक प्लेस ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए, पर उनमें गैसियस एक्सचेंज होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। दे हैव स्टोमेटा, उनमें क्या है बेटा, हमारे पास स्टोमेटा है, गैसेस, लेंटिसेल है ना। देयर आर सेवरल रीजन कि प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते। पहला, फर्स्ट, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज, खुद का गैसियस एक्सचेंज टेक केयर कर सकता है। सेकेंड, प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड ऑफ गैसियस एक्सचेंज, उनमें उतनी जरूरत भी नहीं होती। पहले तो हर पार्ट कर सकता है, रूट, स्टेम एंड लीफ बहुत धीरे रेस्पायर करते हैं, एनिमल्स मूव करता है तो फास्ट रेस्पायर करते हैं। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सिर्फ फोटोसिंथेसिस एक ऐसा टाइम है जहां ज्यादा एक्सचेंज होता है, और उसमें तो ऑक्सीजन वैसे भी बनती है, फिर कहां ऑक्सीजन की कमी होगी। एंड ईच लीफ इज वेल एडेप्टेड टू टेक केयर इट्स ओन नीड, यही कह रहा है। व्हेन सेल फोटोसिंथेसाइज, तो हमारे पास ऑक्सीजन तो कमी पड़ ही नहीं रही ना, तो कह रहा है भाई देखो, पहले तो उतनी नीड नहीं है, दूसरा अगर जो पार्ट्स हैं उनको मतलब उतना तेज रेस्पायर भी नहीं करते, लीफ में ही होता है, थोड़ा बहुत तेज होता है, पर वो ऑक्सीजन तो वहां खुद बन रही है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जरा बेटा, हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं आगे। अब मान लो कंप्लीट कंबशन ऑफ, एक पैराग्राफ छोटा सा मिसिंग है जिसमें ये बोल रहा है कि लेंटिसेल वगैरह टेक केयर कर सकते हैं, और फिर हमारे पास जो इनर पार्ट होते हैं वो डेड होते हैं, इनर पार्ट जो प्लांट का डेड है, तो सुपरफिशियल पार्ट पे ही होता है और डिफ्यूजन से काम चल जाता है, ठीक है, क्लियर। आ जाओ, देखो द कंप्लीट, अब ग्लूकोज के लिए पढ़ रहे हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूस CO2 एंड H2O एंड प्रोडक्ट यील्ड एनर्जी। ये मेरे पास रिएक्शन है रेस्पिरेशन का, पर आप देख रहे हो पानी मेरे पास ETS में जाकर बना है बेटा, और ये CO2 कहां बनी है, क्रैब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन में, याद आ रहा है ये, है ना, क्रैब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन में बनी है ये, आप देखो खुद से, ठीक है। और ऑक्सीजन मुझे कहां यूज हुई है, ETS में, ठीक है। इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल फॉर दैट, इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट इनटू द अदर मॉलिक्यूल दैट सेल रिक्वायर। दिस स्ट्रेटेजी दैट प्लांट सेल यूजेस इज कैटाबोलाइज द ग्लूकोज इन सच अ वे। देखो ये क्या कह रहा है कि ये जो एनर्जी है इससे ATP बनाना चाहिए, तो इसके लिए प्लांट क्या स्ट्रेटेजी जो भी सेल है वो क्या स्ट्रेटेजी यूज करता है, ग्लूकोज इन सच दैट ऑल एनर्जी लिबरेटेड गोज आउट एज अ हीट, सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज नहीं होती, उसमें से कुछ क्या होगी, छोटे छोटे स्टेप में रिलीज होगी, और वो स्टेप में वो ATP कपल टू ATP, मतलब उस स्टेप में एनर्जी रिलीज हुई, उसकी मदद से ATP बना लेंगे। तो ये लिख रहा है इन सम स्टेप टू बी जस्ट लार्ज इनफ सच दैट द एनर्जी रिलीज कैन बी कपल टू, कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जिनमें ATP बन जाती है। हाउ दिस डन, वो स्टोरी है रेस्पिरेशन की। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज, कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हो क्या क्या यूज कर रहे हैं बेटा, ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, है ना। और कंबशन रिएक्शन रिक्वायर ऑक्सीजन, बट ऑल सेल लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। अब ये एक चीज कह रहा है,
कि रेस्पिरेशन में मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं कुछ सेल्स ऐसी जगह रहते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं होती। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन में कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस जरूर होना चाहिए जो बिना ऑक्सीजन के भी एटीपी बना दे, और वो ग्लाइकोलिसिस है। कैन यू थिंक ऑफ सच सिचुएशन वेयर ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल? देयर आर सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट फर्स्ट सेल ऑफ दिस प्लैनेट लिव इन अ एटमॉस्फेयर जहां ऑक्सीजन नहीं थी। आप खुद से सोचो कि पहले क्या था बेटा, हमारे पास सफिशिएंट ऐसे रीजन है कि ऑक्सीजन पहले नहीं थी, तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो बिना ऑक्सीजन के भी एटीपी बना सके, जैसे ग्लाइकोलिसिस, उसकी बात कर रहा है। इवन अमंग प्रेजेंट डे, और ये कह रहा है कि भाई पहले जो शुरुआत में ऑर्गेनिज्म आए वो विदाउट ऑक्सीजन क्या है। इवन अमंग प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नो ऑफ सेवरल दैट दे आर अडेप्टेड टू एनएरोबिक कंडीशन। तो जो करंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे ऐसे अभी भी बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है फैकल्टी को, हमारे पास एनएरोब दो तरीके के होते हैं। एक ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है वो बिना ऑक्सीजन के रहते ही हैं, उनकी मजबूरी है। एक होते हैं फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का मतलब वो ऑप्शनल, मतलब फैकल्टेटिव एनएरोब क्या होता है, उनकी मर्जी है, मतलब वो अगर देखो वैसे वो एनएरोब है, अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेंगे उन्हें, व्हाइल इन सम एनएरोबिक कंडीशन इज ऑब्लिगेट। देख रहे हो, कुछ में फैकल्टेटिव है, कुछ में ऑब्लिगेट है। इन एनी केस all living organism retain enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखो भाई, CO2 से ग्लूकोज बनता है, सॉरी CO2 ग्लूकोज से CO2 बनती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन से एटीपी बनती है। पर ये कह रहा है कि शुरुआत में जो सेल्स आए वहां पर क्या नहीं थी, क्या नहीं थी बेटा? ऑक्सीजन नहीं थी। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो बिना ऑक्सीजन की एनर्जी बना सके, वो ग्लाइकोलिसिस है। क्लियर है? और हमारे पास ये चीज की प्रूफ है, क्योंकि पहले वाले सेल्स क्या आए थे? विदाउट ऑक्सीजन आए थे। तो ये कह रहा है पार्शियली ऑक्सीडाइज करेंगे ग्लूकोज को, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस। अब देखो ग्लाइकोलिसिस क्या है। ग्लाइकोलिसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब तोड़ना। तो स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय गुस्ताव एम्बेडन, मेन एम्बेडन, मेयरहॉफ और परनास, ये तीन साइंटिस्ट। इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? ईएमपी पाथवे। ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में, हमने कहा ना एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होता है, तो ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ओनली प्रोसेस है ना, इसी से एनर्जी बनती है, क्योंकि हमने देखा है उसमें वो तो हो नहीं रहा, माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं। इन रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस अकर इन कहां हो रही है बेटा? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस कहां हो रही है? साइटोप्लाज्म में, है ना? क्लियर? और किस में हो रही है? ऑल लिविंग में, सब में, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज को हम क्या करेंगे? पार्शियल ऑक्सीडेशन, मतलब नो CO2 टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, जो 3 कार्बन का। इसलिए कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2, है ना? ठीक है। इन प्लांट द ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम, प्लांट में कहां से आएगा? सुक्रोज, जो कि 12 कार्बन का होता है, जो ग्लूकोज बनाता है और फ्रक्टोज बनाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। और फ्रॉम स्टोरेज, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च से आएगा। तो स्टार्च क्या होती है? चेन ऑफ ग्लूकोज होती है, उससे आएगा। सुक्रोज जो कि 12 कार्बन का है, कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज और फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज क्या करता है बेटा? आप पढ़ोगे, आपको पढ़ाया जाएगा। सुक्रोज एक इन्वर्ट शुगर है ना? वो पढ़ाएंगे तो इन्वर्टेज एंजाइम यूज हो रहा है। एंड दीज 2 मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड मतलब 6 कार्बन की बात हो रही है इसकी, किसकी? फ्रक्टोज और ग्लूकोज की, मोनोसेक्राइड कह रहे हैं। रेडिली एंटर इन द ग्लाइकोलिसिस में जाते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड। मान लो अगर ग्लूकोज एंटर करेगा, देखो अगर ग्लूकोज एंटर करेगा तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, फिर आइसोमर से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। अगर फ्रक्टोज एंटर करेगा तो फॉस्फोराइलेशन करके हम डायरेक्टली क्या बनाएंगे? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएंगे, है ना? तो यहां लिखा हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस, है ना? और वो बनेगा और ये आइसोमराइज हो जाएगा इसमें। तो यहां पर भी हेक्सोकाइनेज है, आप देख लो, और इस वाले स्टेप में भी क्या है? हेक्सोकाइनेज है। इसको आइसोमर करके फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएंगे। क्लियर है? सब्सीक्वेंट स्टेप मतलब उसके बाद के स्टेप कॉमन है, बस वही एक स्टेप अलग था। वेरियस स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस दे रखे हैं। इन ग्लाइकोलिसिस आ चेन ऑफ कितने रिएक्शन है बेटा? आप देख लो कितने रिएक्शन है? 10 रिएक्शन है। ठीक है,
कितने रिएक्शन है आप देख लो बेटा, चेन ऑफ 10 रिएक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम, अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम, अलग अलग एंजाइम के कंट्रोल में, टेक प्लेस टू प्रोड्यूस पाइरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज। क्या बना रहा है? पाइरुवेट बना रहा है, किससे? ग्लूकोज से, है ना। 10 रिएक्शन ग्लूकोज से पाइरुवेट बना रहे हैं, ठीक है। प्लीज नोट दैट ईच स्टेप, ध्यान देंगे, नोट दैट द स्टेप एट विच यूटिलाइजेशन और सिंथेसिस ऑफ एटीपी टेक प्लेस, है ना। आपको स्टेप पता करने किसमें एटीपी बन रहा है ना, और यूज हो रहा है। तो एटीपी कौन से स्टेप में यूज होगा, मैं लिख देता हूं, देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पहले स्टेप में यूज होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यहां थर्ड स्टेप में एटीपी यूज होगा, फिर डाईहैप और पीजीएल बन गया, ये कौन सा स्टेप हो गया? फोर्थ, ये फिफ्थ, पीजीएल से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट और पीपी पाइरुवेट, ये मेरे पास सीक्वेंस है, आपको पता है। तो यहां पर आप खुद देख लो, अब एटीपी इज यूटिलाइज इन 2 स्टेप, फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से क्या बनाया? ग्लूकोज, ये पहले स्टेप में। सेकंड, फ्रक्टोज से मेरे पास फ्रक्टोज, तो फर्स्ट और थर्ड यहां पर यूज हो रहा है, आप देख लो खुद से, फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एटीपी यूज हो गया, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को तोड़ देंगे डाईहैप में, और किस में तोड़ रहे हैं? 3PGL में, आप समझ रहे हो। 3PGL का मतलब तीसरी कार्बन पर फॉस्फेट है उसकी, PGL के, है ना। वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADH एंड H+ इज फॉर्म्ड फ्रॉम NAD+। आप देखो NADH ये किस स्टेप में बन रहा है? इसमें बन रहा है ना, 6 स्टेप में, यहां बन रहा है NADH। तो 3PGL है, या सिंपल PGL लिखते हैं, उससे मेरे पास यहां ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो NAD+ से हम क्या बना रहे हैं? NADH बना रहे हैं, ठीक है। दिस इज व्हेन PGL इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट। ये लाइन बेटा मुझे लग रहा है ध्यान से देखनी है आपने। 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? यहां पर 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट का मतलब है कि NAD+ में आप क्या करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन जोड़ोगे, तब जाके एक NADH बनेगा, और H+ ऐसे लिखेंगे। तो इसलिए इसने 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट लिखा, देख रहे हो। 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट क्यों लिखा है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H+ जोड़ रहे हैं, देख रहे हो। 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट मतलब 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम PGL से 2 हाइड्रोजन एटम निकाल के ट्रांसफर कर देंगे NAD+ पे, तो PGL ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? BPG, ये मतलब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या ग्लिसरेट लिख लो, या ग्लिसरिक एसिड। तो द कन्वर्जन ऑफ BPGA टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक, यहां पर ATP बन जाएगा। तो ये यही तो कह रहा है, ये कह रहा है कि जो 3PGAL है उसमें से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो मेरे पास NAD+ से मैं NADH बना रहा हूं, तो जो 2 H+ आए हैं वो इससे आए, और 2 इलेक्ट्रॉन आए, तब ये बना है, और इससे मैंने 3PG बना दिया। देखो BPGA और PGA एक ही चीज है, ठीक है, क्लियर। दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाई, ये जो एनर्जी है वो किसने ट्रैप कर ली? ATP ने। यहां ATP बना लिया हमने, यहां क्या बनाया? ATP बनाया। अनदर ATP कहां बनाएंगे? जब PP से पाइरुवेट। कैन यू कैलकुलेट द हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज इन दिस पाथवे फ्रॉम 1 ग्लूकोज? बेटा 2 ATP डायरेक्ट बन रहे हैं। ये डायरेक्ट वर्ड का मतलब SLP है, SLP, पायरुविक एसिड, एंड देन की प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड है। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट? वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल पे। तो ये देख लो बेटा, हमारे पास पूरा प्रोसेस है जो दे रखा है। आपके पास बेटा एंजाइम्स के बारे में ज्यादा दे नहीं रखा, इसलिए आपको हेक्सोकाइनेज याद करना चाहिए जरूर से, और पाइरुवेट काइनेज, ये 2 तो जरूर करने चाहिए, है ना, ये 2 जरूर करने चाहिए। क्लियर है? ये 2 करो। और थर्ड पे मतलब कंट्रोल है मेन, थर्ड स्टेप पे मेन कंट्रोल है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। कहां गया थर्ड? ये रहा बेटा थर्ड, मैंने फोर्थ को लिख दिया,
दिस इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये थर्ड स्टेप है, ये मेन कंट्रोल स्टेप है। तो आपको पढ़ाया हुआ है फर्स्ट, थर्ड और 10th जो है इरिवर्सिबल स्टेप है। चलो आगे आ जाओ। अब ये कह रहा है कि मेरे पास तीन मेन मेटाबॉलिक फेट हैं, तीन मेजर तरीके से पायरुविक को एसिड को हैंडल कर सकते हैं। एक है मेरे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, इथेनॉल बना सकते हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन है। फर्मेंटेशन कब होती है? एनारोबिक कंडीशन में, जब ऑक्सीजन नहीं होगी। और किस में होगी? मैंने आपको कहा था प्रोकैरियोट्स में भी होगी, यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स मतलब ईस्ट, ठीक है। और मेरे पास बेटा मतलब फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन, इसमें होगी। और लिमिटेड सप्लाई मेरे पास वो मल्टी सेलुलर है ना मसल्स में। फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो चलिए पहले एरोबिक ही देख लेते हैं, ठीक है। पहले एरोबिक देख लेते हैं बेटा, एक सेकेंड दो बस। क्लियर? आओ देखो, देखो भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ध्यान से समझना। यहां पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइन है इस वाले पैराग्राफ की, अगर आपको समझ आया तो बढ़िया समझ आएगा। ध्यान से देखो क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्या है? फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पाइरुवेट, इसको एंटर करना पड़ेगा साइटोप्लाज्म से उसके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आना पड़ेगा। तो कह रहा है इसके दो क्रूशियल स्टेप हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम लिविंग 3CO2। इसका मतलब इसने क्या बोला? जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है इसका पाइरुविक एसिड का, ये कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इस पाइरुविक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब इसने एसिटाइल कोए और साथ में क्रैब साइकिल दोनों की बात कर दी है। इसीलिए एक CO2 यहां और दो CO2 यहां, इसलिए यहां इसने 3 CO2 लिखा है। और जो हाइड्रोजन एटम निकले हैं, जो हाइड्रोजन एटम निकले हैं वो एक्चुअल में किसके पास है? NADH के पास है। किनके पास है? NADH के पास। अगला सेकंड स्टेप ये ETS की बात कर रहा है यहां पर, यहां बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, क्योंकि ETS में यही तो हुआ है। ETS में जो NADH है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देते हैं? ये इलेक्ट्रॉन देते हैं ऑक्सीजन को, ये बात कह रहा है। और इसकी मदद से साइमल्टेनियसली मतलब उसी के साथ आप ATP बना रहे हैं, साइमल्टेनियसली ATP सिंथेसिस। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये किसकी बात कर रहा है यहां पर? लिंक रिएक्शन की, और बात कर रहा है क्रैब साइकिल की। यहां कंफ्यूज रहता है बच्चा, उसको लगता है क्रैब साइकिल के बारे में। सेकेंड फेज इज लोकेटेड इन इनर मेम्ब्रेन, ये बात कर रहा है ETS की। पाइरुवेट विच इज फॉर्म बाय द ग्लाइकोलिटिक, सही है, वो कहां एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। किसकी बात कर रहा है? लिंक रिएक्शन की, बाई एंजाइम पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। द रिएक्शन कैटलाइज बाई, ये देख रहे हो, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको क्या चाहिए? काफी सारे कोएंजाइम। कौन कौन से बताए थे? TPP, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम A और NAD+। देखो लिख रहा है कोएंजाइम A, NAD+ और भी चाहिए, TPP, लिपोइक एसिड, और Mg+2 चाहिए, को फैक्टर है वो। क्लियर है? और उसने एसिटाइल कोए, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनेंगे। पर ये दो के लिए मुझे 2 पाइरुविक एसिड चाहिए, तब बनेंगे बेटा, ऐसे नहीं, है ना। 2 मॉलिक्यूल से लिखा है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड। द एसिटाइल कोए कहां एंटर करेगा? क्रैब साइकिल में। अब क्रैब साइकिल देखो क्या, TCA किससे स्टार्ट होती है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे स्टार्ट होती है? 3 COH ग्रुप है ना बेटा, हाँ। जब कंडेंसेशन होती है एसिटाइल ग्रुप की विद OA एंड वाटर भी है, आप देख रहे हो OA, मैंने पढ़ाया हुआ ना, ये एसिटाइल कोए पानी चाहिए साथ में भाई, है ना। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम सिट्रेट सिंथेज, ये पहला रिएक्शन है, सिट्रेट सिंथेज पहला रिएक्शन है। एक सेकंड देना बेटा बस मुझे।
आ रही आवाज आ रही होगी अब। देखो अब सिट्रेट को आइसोमराइज करते हैं किसमें, आइसोसिट्रेट में। इट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, 2 डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं बेटा, है ना। हमारे पास क्या करते हैं, दो डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं, ध्यान देना बेटा यहां पे। और क्या बनाते हैं, अल्फा कीटो। देखो मेरे पास क्या आता है, आइसोसिट्रेट आ गया, आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट, एक डी कार्बोक्सिलेशन यहां करते हैं, फिर अल्फा कीटो आता है, फिर एक डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो सक्सिनाइल कोए आता है। तो यही चीज इसने यहां लिखी है। फिर क्या आ गया, सक्सिनाइल कोए तक आ गए, और रिमेनिंग स्टेप में रीजनरेशन हो रही है ना। कंटिन्यू। तो ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोए टू सक्सिनिक एसिड जीटीपी बनता है। भाई सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड वाले में क्या बनता है, जीटीपी बनता है, विच इज, इसको हम क्या लिख रहे हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो एसएलपी यहां लिखा हुआ है, और एसएलपी ग्लाइकोलिसिस में भी है बेटा, डायरेक्ट एटीपी। और इसको हम क्या करेंगे, कपल्ड विद जीटीपी इज कन्वर्ट इनटू जीडीपी एटीपी। मतलब क्या बोला इसने बोला कि जैसे मान लो जीडीपी से जीटीपी बना, तो अगर मैं जीटीपी से वापसी जीडीपी बना रहा हूं तो मेरे पास एडीपी से उस एनर्जी से एटीपी बन जाएगा। कपल समझ में आता है, कपलिंग रिएक्शन आपने केमिस्ट्री में पढ़े हैं, जहां पर एक रिएक्शन के साथ दूसरा कराया जाता है। तो एक रिएक्शन क्या हो रहा है, जीटीपी कन्वर्ट हो रहा है जीडीपी में, दूसरा रिएक्शन एडीपी एटीपी में। क्लियर है। ऑल्सो देर आर 3 पॉइंट इन द साइकिल वेयर NAD+ इज रेड्यूस टू NADH एंड 1 पॉइंट वेयर FAD+ इज रेड्यूस टू FADH2। क्लियर है। NAD रिड्यूस हुआ है, Na किस में बेटा, NAD रिड्यूस हुआ है NADH में, और FAD रिड्यूस हुआ है FADH2 में। द कॉन्टिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए वाया TCA साइकिल रिक्वायर्ड द कॉन्टिन्यूस। आप देख रहे हो, अगर मैं मान लो, आप देखें ध्यान से, हम क्या लिख रहे हैं, द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए। अगर मैं लगातार एसिटाइल कोए की ऑक्सीडेशन करूंगा, देख लो ये वाली, ठीक है, उससे मुझे बार बार OA चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एसिटाइल कोए यूज करना है तो OA चाहिए, तो OA को लाने के लिए साइकिल को रीजनरेशन पे लाना पड़ेगा ऐसे। क्लियर है। तो ये क्या, द फर्स्ट मेंबर ऑफ साइकिल, है ना, इन एडिशन टू ऑल्सो रिक्वायर रीजनरेशन ऑफ NAD और FAD। मतलब ये कह रहा है कि क्रैब साइकिल को चलाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, पहला मुझे चाहिए एसिटाइल कोए, दूसरा मुझे OA चाहिए तो रीजनरेशन होनी चाहिए, तीसरा मुझे NAD+ और FAD+ चाहिए, वो कहां से बनेंगे, ETS से वापसी बनते हैं। क्लियर है। द समरी ऑफ इक्वेशन ये दे रखा है, समरी ऑफ इक्वेशन देख लो, पायरुविक एसिड 3 कार्बन है। अब यहां पर आपको एक चीज गड़बड़ लगेगी, यहां 4 Na दे रखा है, तो 3 NADH क्रैब साइकिल के हैं और 1 NADH लिंक रिएक्शन का है। किसका, लिंक रिएक्शन का। अब यहां पर ये 2 CO2 पता नहीं चलते कहां से आए, 2 CO2 सुन लो कहां से आ रहे हैं। ये 2 CO2 जो मैं 2 H2O में कहां एंटर करा रहा हूं, एक तो वो फ्यूमरेज वाले स्टेप में करा रहा हूं, फ्यूमरेज वाले में, और एक पहले स्टेप में OA और पानी वाला, याद है, एसिटाइल कोए। तो ये फ्यूमरेज वाला शायद 7 स्टेप है, और ये फर्स्ट स्टेप में आपको पानी चाहिए 2, एक इसमें एक उसमें, और यहां पर 3 CO2 बन गया 3 पायरुविक एसिड से। क्लियर है बेटा। 4 NADH, क्योंकि 3 यहां से बनेंगे, एक यहां से, एक FADH2, देख रहे हो 4 प्रोटोन अलग से ऐसे दिखा रहा है NADH, और ये एक FADH2 एक ATP, ये बैलेंस है। ये 2 पानी कहां से आया, समझ में आया। वी नाउ सीन दैट ग्लूकोज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू CO2 एंड 8 मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ग्लूकोज से पायरुवेट बने, तो पायरुवेट कितने बने, 2, तो एक पायरुवेट से 4 NADH है ना, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से 8 NADH बता रहा है। तो ये वाले एक NADH काउंट नहीं कर रहा बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की बात कर रहा है कि एक ग्लूकोज से 8 NADH बने हैं। आपको समझ आ रहा है, एक ग्लूकोज से 8 NADH, मतलब ये वाले काउंट नहीं कर रहा। यहां कंफ्यूजन है बच्चों की, ठीक है, यहां भी कंफ्यूजन है, ठीक है। और देख रहे हो 2 FADH2 का मतलब, भाई इसको डबल कर दिया ना, इसको डबल क्यों कर दिया, 2 पायरुविक एसिड है ना। यू मे बी वंडरिंग व्हाई वी हैव डिस्कसिंग द रेस्पिरेशन इन ऑल नाइदर O2। हम कह रहे हैं जब से हम रेस्पिरेशन डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीजन तो आई नहीं, ऑक्सीजन कहां से आएगी, व्हाट इज द रोल ऑफ NADH एंड FADH2। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन एंड हाउ ATP इज इनसाइड। आ जाओ, ऑक्सीजन ETS में आती है। द फॉलोइंग स्टेप इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी। देख रहे हो,
NaDH और FaDH2 की एनर्जी यूज करनी है। दिस इज accomplished when they are oxidized। आप में से बहुत सारे बच्चे जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि NaDH से NAD+ ये ऑक्सीडेशन है, और ये स्टेप कहां हो रहा है, ETS में हो रहा है, और इसका रिवर्स रिडक्शन है, और ये कहां हो रहा है, क्रैब साइकिल लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस में हो रहा है। आपको ये बातें दिमाग में बैठाओ। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पास ऑन टू O2 रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो भाई पानी फाइनली किसको मिलेगा, ऑक्सीजन को, और पानी बनेगा। द मेटाबॉलिक पाथवे जिसके थ्रू ये सब हो रहा है उसे ETS कहते हैं, और ये कहां लोकेटेड है, इनर मेम्ब्रेन पर। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NaDH कहां से बना है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में बना है। लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल आर ऑक्सीडाइज बाय एन NaDH डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स 1, और वो NaDH को कौन ऑक्सीडाइज करेगा, कॉम्प्लेक्स 1 करेगा। हमने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स 1, आप देख लें यहां पर, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1 जिसमें दो हैं FMN FES, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन, देखिए ध्यान से, आर देन ट्रांसफर टू द यूबिक्विनॉन। तो कॉम्प्लेक्स 1 से किसको मिलेगा बेटा, कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, यूबिक्विनॉन को मिलेंगे, लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। यूबिक्विनॉन क्या करेगा, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया कॉम्प्लेक्स 2। तो यूबिक्विनॉन से किसको मिलेगा बेटा, यूबिक्विनॉन, और किससे लेता है, कॉम्प्लेक्स 2 से भी तो लेता है, दैट इज जनरेटेड बाय सक्सिनेट वाले में ना, सक्सिनेट से जो फ्यूमरेट बनाते हो वहां पर बनता है। रिड्यूस यूबिक्विनॉन का मतलब है, UQH2, जिसको यूबिक्विनॉल कह रहे हैं, है ना, एनसीईआरटी लिखती है यूबिक्विनॉल, है ना। रिड्यूस यूबिक्विनॉन का मतलब है यूबिक्विनॉल, ये UQH2 है बेटा। वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को देगा, किसके थ्रू, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C को देगा, किसके थ्रू, कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू। साइटोक्रोम C इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस। आउटर सरफेस का मतलब ये है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो जो इनर मेम्ब्रेन है मेरे पास, ध्यान दो, ये इनर मेम्ब्रेन है मान लो, तो इनर मेम्ब्रेन के इस सरफेस को आउटर कह रहे हैं, तो यहां की तरफ है, क्लियर है, आउटर सरफेस, ये देख लो, आउटर सरफेस एक्ट एज अ मोबाइल, तो वहां से इधर की तरफ आएगा, मैट्रिक्स की तरफ, यहां इधर आएगा, एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स 3 इस साइड होगा 3, और 4 इस साइड होगा, तो इसको 3 से 4 की तरफ आना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स 4 रिफर्स टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, है ना, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहते हैं, जिसमें साइटोक्रोम A3 होता है, इसमें कॉपर होते हैं ना, 2 कॉपर के सेंटर होते हैं, है ना। व्हेन द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर वाया कॉम्प्लेक्स 1 to 4, 1 से 4 पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, दे आर कपल्ड विद ATP सिंथेसिस। कैसे ATP बनाएंगे, H+ इकट्ठा करके, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। द नंबर ऑफ ATP किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। मतलब यहां पर ये कह रहा है NaDH या FaDH2। NaDH होगा तो 3 हाइड्रोजन कैरियर यूज होंगे, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH गिव राइज टू 3 molecule of ATP, while that of 1 molecule of FaDH2 produce 2 molecules of ATP, है ना। Although the aerobic process of the respiration take place only in the presence of oxygen। आप देख रहे हो FAD से इतना, और पर इन सब में मुझे फाइनली क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, है ना। और ये ऑक्सीजन का रोल वाइटल क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन निकालता है फाइनली, है ना। ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। देखो एक चीज आपको समझनी चाहिए कि मेरे पास ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन तो ले रहा है, पर साथ में 2H+ भी ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मान लो, तो एक तरीके से ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले रहा है। तो ऑक्सीजन को या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह लो या हाइड्रोजन एक्सेप्टर कह लो। अनलाइक द फोटोफॉस्फोरिलेशन वेयर लाइट एनर्जी इज प्रोटोन ग्रेडियंट। आपको याद है फोटोसिंथेसिस में लाइट ने H+ का ग्रेडियंट बनाया था, यहां H+ का ग्रेडियंट कौन बना रही है, क्लियर है। हाँ,
अब हम क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन लिंक एटीपी सिंथेसिस, जिसको हम क्या कहेंगे, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसकी 4 कंडीशन बताई थी। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ ये चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको रियलाइज होगा। ठीक है, आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इन द अर्लियर चैप्टर एज मेंशन अर्लियर द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से, यूटिलाइज होती है एटीपी सिंथेसिस के लिए विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस, जो कि कॉम्प्लेक्स 4 है, कॉम्प्लेक्स 5 है, सॉरी। इसमें 2 कंपोनेंट है, F1 है और F0 है ना। कॉम्प्लेक्स 5 में 2, ये 5 है, तो ये F1 है, ये F0 है। F1 इज हेड पीस, इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। आप देख रहे हो, F1 क्या है, हेड है, और एक पेरिफेरल, पेरिफेरल प्रोटीन मतलब मेम्ब्रेन के, ये देख रहे हो, ये F0 है, मान लो दिस इज F0, ये साइड में लगा हुआ, दैट इज पेरिफेरल, है ना। और ये क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। F0 इज अ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फॉर्म्स द चैनल, तो ये चैनल है, दिस इज चैनल F0, ये F1 है। ठीक है, जब प्रोटॉन पास करेंगे तो कपल टू द कैटालिटिक साइट ऑफ द F1 कंपोनेंट, मतलब जो कैटालिटिक, जब प्रोटॉन पास करेंगे तो उसकी कैटालिटिक साइट एक्टिव हो जाएगी, जो एडीपी और पीआई को जोड़ देगी, जिसे हम बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन, एटीपी सिंथेसिस। और क्योंकि फॉर ईच एटीपी 2H प्लस पास होंगे, आप देख रहे हो, मैं 2H प्लस 1 एटीपी, इसलिए मैंने दिखाया था आपको 3 बार 2H प्लस गए हैं। आप अगर ध्यान से देखें 3 बार 2H प्लस गए हैं एक NADH से, इसलिए हमने वहां पर 3 एटीपी दिखाया। ठीक है, क्लियर। अब ये देखो, अब ये क्या है, फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस 2H पास थ्रू द F0 इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स। कहां पे आ रहे हैं बेटा, वो मेम्ब्रेन के बीच में से मैट्रिक्स पे आ रहे हैं, मान लो, है ना। कहां गया, ये रहा, यहां पे मैट्रिक्स की तरफ आ रहे हैं और एटीपी बन रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट का मतलब, देखो 2 तरह का ग्रेडियंट होता है। अगर मान लो प्रोटोन एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी तो, चार्ज डिफरेंस भी तो है, और केमिकल ग्रेडियंट भी है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। क्लियर हो गई बात, आगे आ जाओ। अब हमारे पास कह रहा है रेस्पिरेशन की जो बैलेंस शीट है, ठीक है, कह रहा है कि नेट गेन निकालना है मुझे, कितना बनेगा। बट इन रियलिटी ये एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, ये मैं क्लास में डिस्कस कर रहा था, ये रियल नहीं है। उसके लिए कुछ आपको अजम्पशंस माननी पड़ेंगी अगर आपको एक ग्लूकोज से एटीपी निकालना। पहला, कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो सीक्वेंशियल है, मतलब एक के बाद एक हो रहा है, ऑर्डरली, मतलब ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रैब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, ऐसे हो रहा है, फंक्शनिंग विद नो वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट एंड द ग्लाइकोलिसिस ETS पाथवे फॉलोइंग, मतलब ये सारे पाथवे एक के बाद हो रहे हैं, है ना, एक के बाद एक सीक्वेंस में हो रहे हैं। दूसरा, NADH जो बना, जो बेसिकली एनर्जी रिलीज करके हमने NADH बनाया था ग्लाइकोलिसिस में, वो सीधे कहां जाएगा, एटीपी बनाने जाएगा, कहीं और ना जाए। ये कुछ अजम्पशंस हैं जिनके बिना आप एटीपी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। नन ऑफ द इंटरमीडिएट इन द पाथवे, मान लो पायरुवेट बना, OA बना, वो कहीं बाहर ना जाए, किसी और चीज को बनाने ना जाए, तभी आप एटीपी 36 और 38 निकाल सकते हो। ओनली ग्लूकोज ही यूज हो रहा है, कोई और नहीं। ऐसा नहीं कि कहीं से और पायरुवेट एलानिन से आगे यूज हो जाए। तो इसमें कह रहा है कि एक तो सारा का सारा सीक्वेंस वाइज जुड़ा होना चाहिए, NADH कहीं और से आएगा नहीं और कहीं और जाएगा नहीं, जो बन रहा उसी प्रोसेस का होना चाहिए। कोई भी चीज निकल के बाहर नहीं जाएगी, है ना, और बाहर से कोई आएगा नहीं, और ओनली ग्लूकोज यूज कर रहे होंगे, तब आप ऐसे निकालोगे। बट दिस काइंड ऑफ अजम्पशंस आर रियली वैलिड इन अ लिविंग सिस्टम। क्या सही है? नहीं। ऑल द पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली, सारे साथ काम कर रहे होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मान लो एक के बाद, मैं आपसे कहता हूं कि मान लो ह्यूमस है, ह्यूमस के बाद मेरे पास उसकी भी डिग्रेडेशन होती है, तो मैं आपसे मान लो कोई प्रोसेस की बात करता हूं, एक ऊपर हो रहा है एक नीचे लेयर में, ऐसा थोड़ी है कि पहले ये होगा फिर ये होगा, दोनों साथ चलते रहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये सारे साथ चल रहे हैं, है ना। सबस्ट्रेट एंटर द पाथवे एंड विथड्रॉन फ्रॉम इट व्हेन इज, तो जरूरत के हिसाब से चीजें उसमें एंटर करती है और निकाली जाती है पाथवे में से। तो एंजाइम रेट्स आर कंट्रोल बाय मल्टीपल तरीके से। मेरे को जो भी जरूरत है, मान लो मुझे आज प्रोटीन बनाना पड़ेगा तो मैं NADH निकाल सकता हूं अगर जरूरत पड़ती है उसकी, या फैट बनाना है तो एसिटाइल कोए निकाल सकता हूं। तो ग्लूकोज से जो एसिटाइल कोए बना, फैट बनाने के लिए निकाल लिया, है ना। हाँ ठीक है, आगे आ जाओ। नाउ लेट अस कंपेयर फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। कह रहा है एक बार कंपेयर करो फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन को। फर्मेंटेशन अकाउंट ओनली फॉर अ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज
whereas aerobic respiration it is completely degraded of CO2 and H2. फर्मेंटेशन क्या है? पार्शियल ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, और ये क्या है? कंप्लीटली डिग्रेड कर रहा है CO2 को, है ना? ठीक है, ये देख लो फर्मेंटेशन, देखो कंपेयर फर्मेंटेशन को कंपेयर करते हैं, फर्मेंटेशन पार्शियल है। इन फर्मेंटेशन देयर इज ओनली 2 ATP बनते हैं, जबकि पायरुविक एसिड पूरा टूटेगा तो ज्यादा ATP बनते हैं। NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD+। देख लो मैंने यही चीज आपको बोला था कि एनारोबिक स्लो है, देख लो NADH is oxidized to NAD+ rather slowly in fermentation। तो एनारोबिक स्लो हो गया कि नहीं? एनारोबिक स्लो हो गया, ठीक है, और विग्रस होगा इस किस में? एरोबिक में। इसमें विग्रस मतलब अगर NADH से NAD+ बना रहे हैं तो लैक्टिक एसिड में भी बनेगा और इथेनॉल में भी बनेगा, तो कह रहा है वो स्लो है एज कंपेयर टू एरोबिक। ये लाइन लिखी हुई है जो हम डिस्कस कर रहे थे, आपको मैं स्पीड की बात कर रहा था, ठीक है, लिखा है बेटा, हम लोग बिना लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे हैं। एम्फीबॉलिक क्या होता है? ग्लूकोज इज अ फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर द रेस्पिरेशन। ग्लूकोज यूज होता है, पर सारे कार्बोहाइड्रेट मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट एनर्जी बनाने के लिए वहीं एंटर करते हैं। अदर सबस्ट्रेट को और भी यूज कर सकते हैं, है ना? डायग्राम दे रखा है प्लांट्स, है ना? तो जैसे क्या कह रहा है? फैट किस में टूटेगा? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। फैटी एसिड कहां जाएगा? एसिटाइल कोए में टूटेगा, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। और ग्लिसरॉल कहां जाएगा? डाईहैप में, कन्वर्टेड इनटू पीजीएल। डाईहैप से पीजीएल बनाकर। प्रोटीन कहां जाएगा? देख रहे हो, अमीनो एसिड में टूटेगा पहले तो डीएमिनेशन होगी, आफ्टर डीएमिनेशन NH2 निकालेंगे डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर कि एलानिन से पायरुविक एसिड बना कि मेरे पास OA बना। वो किस में एंटर करता है? क्रैब साइकिल में या पायरुवेट में या एसिटाइल कोए में, कहीं भी, पर मेनली डिपेंड करता है बेटा वो कहां एंटर करेगा कि डीएमिनेशन के बाद क्या स्ट्रक्चर बनता है। तो अमीनो एसिड कहीं भी एंटर कर सकता है, क्रैब साइकिल, पायरुविक एसिड, कुछ एक है हमारे पास एसिटाइल कोए में भी जा सकते हैं, पर हम ये कहते हैं ये डिपेंड करता है डीएमिनेशन के बाद कितने कार्बन की चीज बची, 3 कार्बन, 2 कार्बन या ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बन गया। सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस क्या है? कैटाबोलिक प्रोसेस। आप देख रहे हो रेस्पिरेशन में चीजें तोड़ते हैं, इसलिए रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेटरी पाथवे भी कैटाबोलिक है, पर अगर हम ध्यान से समझें, क्या हमारी ये समझ सही है? वी हैव डिस्कस अबाउ, हमने ऊपर डिस्कस किया है कि एट विच पॉइंट इन द रेस्पिरेटरी पाथवे डिफरेंट सबस्ट्रेट वुड बी एंटर, है ना? अलग अलग सबस्ट्रेट भी एंटर कर सकते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट these compound would be withdrawn from the respiratory pathway। जो एंटर करते हैं उन्हें निकाला भी जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो दोनों के लिए, जैसे मान लो एसिटाइल कोए से फैटी एसिड से एसिटाइल कोए बना रहे हैं, तो एसिटाइल कोए से फैटी एसिड भी बना सकते हैं, वापसी भी जा सकते हैं बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटर व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट। बट व्हेन ऑर्गेनिज्म नीड टू सिंथेसाइज फैटी एसिड, एसिटाइल कोए को निकाल सकते हैं। हेंस अगर हम रेस्पिरेटरी पाथवे की सही पिक्चर देखें, वो तोड़ने में भी इन्वॉल्व है और बायोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है। सिमिलरली ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट क्या है? लिंक है। तो अगर आपको प्रोटीन तोड़ के एनर्जी बनानी है तो वहां एंटर करेंगे, वहां से निकाले भी जा सकते हैं। जैसे मान लो मैं एलानिन जो बना सकता हूं, कैसे? पायरुविक एसिड से। तो एंड सिंथेसिस ऑफ एनाबोलिज्म बिकॉज द रेस्पिरेटरी पाथवे इन्वॉल्व इन बोथ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रेस्पिरेटरी पाथवे इन्वॉल्व इन बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, इट वुड हेंस बी बेटर टू कंसिडर देम एम्फीबॉलिक पाथवे। पाथवे एम्फीबॉलिक है, प्रोसेस कैटाबोलिक है। क्लियर? ठीक है, ये देख लो, मैं आपको बोल रहा था ग्लिसरॉल पहले डाईहैप में जाएगा और फिर इसमें जाएगा, फैटी एसिड जा रहा है इसमें, ये वापसी भी आ सकता है बेटा ऐसे। अमीनो एसिड देख रहे हो, पायरुविक एसिड में जा रहा है और अमीनो एसिड इसमें भी जा सकता है और इसमें भी जा सकता है। ये आपके पास हमने डिस्कस कर लिया। आरक्यू की बात कर लेते। लेट अस अनदर एस्पेक्ट, एज यू ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन O2 कंज्यूम होती है, CO2 रिलीज, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम CO2, उसको हम आरक्यू कहते हैं। ठीक है, आरक्यू कहते हैं। द आरक्यू डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्या यूज कर रहे हैं। व्हेन कार्बोहाइड्रेट को यूज करेंगे तो आरक्यू 1 आएगा, बिकॉज दोनों इक्वल अमाउंट में, है ना? इक्वेशन देख लो ये रही। अच्छा, फैटी एसिड है ट्राइपाल्मिटिन,
यहां मेरे पास 102 दे रखा है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं इसके, ठीक है। तो आरक्यू कितना आ रहा है 0.7, ये फैटी एसिड है बेटा, दिस इज फैटी एसिड, ठीक है। प्रोटीन के लिए क्या दे रखा है आरक्यू 0.9। व्हाट इज टू इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइज दैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, प्योर प्रोटीन और फैट नेवर यूज एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्योंकि अगर आप प्योर यूज करोगे एक तो डीएमिनेशन की प्रॉब्लम है ना, दूसरी प्रॉब्लम कहां है बेटा, दूसरी है फैट यूज करोगे उतनी ऑक्सीजन कहां से लाओगे, तो इनको यूज ही नहीं कर सकते एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्योर फॉर्म में। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं फर्मेंटेशन की। तो इन फर्मेंटेशन से बाई ईस्ट इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव अंडर एनारोबिक कंडीशन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एनारोबिक कंडीशन में इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर रहे हैं CO2 और इथेनॉल में, है ना। एंजाइम क्या है बेटा हमारे पास, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, और अदर क्या है बेटा, दूसरा है डी कार्बोक्सिलेज पायरुवेट। 2 एंजाइम है, आपको पता है 2 स्टेप थे इथेनॉल बनाने के लिए। और ये कहां कहां होगा, एक बैक्टीरिया में होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, ईस्ट में। इसका इन एनिमल सेल ऑल्सो मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो क्या कर सकते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से कर सकते हैं, है ना। और इनमें देख रहे हो आप NADH को रीऑक्सीडाइज कर रहे हैं, क्लियर है। हाँ, इन बोथ लैक्टिक एसिड और इसमें एनर्जी रिलीज होगी, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज, नॉट ऑल ट्रैप इन एनर्जी। ऑल्सो द प्रोसेस क्या है, हैजार्डस है। आप समझ रहे हो कि लैक्टिक एसिड बनना और इथेनॉल बनना हैजार्डस, मतलब वो है, क्या नाम है, हार्मफुल है। आइदर एसिड और अल्कोहल इज प्रोड्यूस, व्हाट इज नेट ATP, 2 बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे, 2। व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्मेंटेड, लैक्टिक एसिड, है ना। ईस्ट देख रहे हो, पॉइजन इटसेल्फ, ईस्ट जब ये हैजार्डस है तो 13% के आसपास हमारा जो बनता है, ये क्या नाम है, इथेनॉल बनता है, वहीं रोक देता है। इथेनॉल बना रहा है ना ईस्ट, ठीक है। ये देख लो, ग्लूकोज से ये PgL है, ये बन गया मेरे पास पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है उससे आप लैक्टिक एसिड बना सकते हो। देख रहे हो NADH को यूज कर रहे हैं, या NADH को यहां 2 स्टेप कर रहे हैं, यहां एसिटल्डिहाइड बनाएंगे फिर इथेनॉल बना रहे हैं। ये स्टेप्स हैं आपके पास, क्लियर है, क्लियर। और आप देख सकते हो नॉट मच एनर्जी, 2 ATP बनते हैं, लेस देन 7% लिख रहे हैं, है ना, क्लियर। ऑल्सो द प्रोसेस आर हैजार्डस, हमने लिख लिया, ठीक है, क्लियर है बेटा। हाँ, ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन कंसंट्रेशन इन इथेनॉल की कितनी है, 13%। तो हाइयर कैसे लाएंगे भाई, नेचुरली तो बनता नहीं है, तो डिस्टिलेशन करेंगे, क्लियर है, ठीक है, क्लियर। तो ये सब बेटा आपको बता दिया। और दूसरा आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि इन यूकैरियोट्स दीज स्टेप टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ये किसकी बात कर रहे हैं, एरोबिक की। ये हमने डिस्कस कर लिया बेटा, ये थोड़ा सा जंबल हुआ है लेकिन आपको मैक्सिमम लाइनें मैंने डिस्कस कर ली है, और ये NCERT डिस्कशन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, वही लाइनें देखिए जहां पे आपको डाउट है, खासकर वो एरोबिक रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन रिमूव वाली बातों में डाउट होता है, ठीक है। फिर एम्फीबॉलिक वाले में डाउट हो सकता है, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो मे भी रिकॉर्डेड आ जाए, क्योंकि मुझे पर्सनल रीजन से शायद मैं ना रहूं, तो मे भी रिकॉर्डेड आ जाए, ठीक है बेटा। थैंक यू, बाय।